आपके इस चैनल होम्योपैथिक मैजिक पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकिन बहुत ही गंभीर टॉपिक, और वो है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, या जिसे आम जनमानस की भाषा में हार्ट अटैक या हार्ट का फेल कर जाना भी कहते हैं। तो इसकी गंभीरता को समझने के लिए हम एक डाटा देते हैं आपको। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA के मुताबिक अमेरिका में 25% डेथ जो होती हैं वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी कि हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। अमेरिका में हर 60 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। अपने इंडिया में अगर बात करें तो 1000 मौतों में 66 मौतें यानी कि 66 डेथ जो होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। तो ये डाटा काफ़ी हद तक बता देता है कि ये बीमारी कितनी गंभीर है, कितनी सीरियस है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो वो कोई भी वजह जिसके कारण हार्ट को एक नॉर्मल ब्लड सप्लाई से कम ब्लड सप्लाई होने लगे, तो उसकी वजह से हार्ट मसल्स डैमेज हो जाते हैं और हार्ट का जो मेन एक्शन है पंपिंग करना, पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाना, वो कम हो जाता है या रुक जाता है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसे ही हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहा जाता है। अब बात करें हार्ट अटैक किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है या किन को होने की संभावना ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर की बात किया जाए तो पहला रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। ऐसे लोग जिनको काफ़ी समय से डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, यानी कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, डिस्टर्ब होता है, जिसमें LDL बड़ा हो, HDL कम हो, तो ऐसे लोगों में भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा जो फैक्टर है और वो है हाइपरटेंशन। ऐसे लोग जिनकी BP अक्सर बढ़ी रहती है, तो ऐसे लोगों में भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा देखी गई है। अगला जो फैक्टर है और वो है ओबेसिटी। ऐसे लोग जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, जिनका वेट एक एवरेज वेट से बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा देखी गई है। अगला जो फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों के परिवार में हार्ट अटैक पहले हो चुके हैं, तो फिर उन लोगों को भी ये ज़्यादा संभावना होती है हार्ट अटैक होने की। उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये थे कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक के सिम्टम की, लक्षण की, जिनको हम देख करके पहचान सकते हैं कि हाँ ये हार्ट अटैक हो सकता है। तो जो मोस्ट कॉमन लक्षण है वो है सीवियर एक्यूट लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन। बाएं साइड की छाती में बहुत तेज़ दर्द होता है, जो रेडिएट हो सकता है बाएं आर्म में यानी कि बाएं हाथ में, या फिर जबड़ों में जा सकता है, वो बैक में जा सकता है। वो जो पेन होता है लगभग 30 मिनट के लिए लगभग होता है। इसके अलावा जो अगला लक्षण है वो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। चूँकि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी टिश्यू कम हो जाती है, इसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी यानी कि सांस लेने की जो दर होती है, जो रेट होती है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगला लक्षण है टैकीकार्डिया, यानी कि हार्ट की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, दिल की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इस कंडीशन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना होता है, स्किन जो होती है वो कोल्ड होती है और नम यानी कि मॉइस्ट होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, नाज़िया एंड वोमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा, मिर्गी जैसा हो सकता है। इसके साथ साथ अपर बैक साइड में यानी कि पीठ के ऊपरी हिस्से में भी दर्द नोट किया गया है। तो ये थे कुछ कॉमन सिम्टम हार्ट अटैक के,
या मायोकार्डियल इंफॉक्शन की। अब इनकी बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट में अगर बात करें तो लिपिड प्रोफाइल करते हैं हम लोग। लिपिड प्रोफाइल में अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, HDL कम है, LDL बढ़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है हार्ट अटैक को। इसके साथ साथ आप कार्डियक बायोमार्कर करते हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, इसके द्वारा भी हम इसको इंडिकेट करते हैं। एक एंजाइम होता है CPKMB, ये भी हार्ट अटैक को डिसाइड करता है। LDH एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा भी इसको डिसाइड किया जाता है। तो ये थे कुछ ब्लड टेस्ट। इसके अलावा एक बहुत कॉमन टेस्ट है, वो है ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ECG में अक्सर देखा गया कि जब हार्ट अटैक कंडीशन थी, उस कंडीशन की ECG में ST एलिवेशन पाया जाता है। मेडिकल फील्ड वाले इसको अच्छी तरह समझते होंगे। इसके अलावा जो है अगली जो जांच होती है उसमें 2D इको करवाते हैं, TMT करवाते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। उसमें ट्रेडमिल पर व्यक्ति को दौड़ा करके फिर उसकी हार्ट की कंडीशन रिकॉर्ड की जाती है। और सबसे एडवांस जो टेस्ट होता है वो है एंजियोग्राफी, जिसमें डाइज का यूज करके हम कोरोनरी आर्टरी में ये देखते हैं कि ब्लड वेसल्स या कोरोनरी आर्टरी कितनी, उसकी साइज़ क्या है, फैट कितनी जमा है। एथेरोस्क्लेरोसिस बायोलॉजिकल टर्म में अगर देखा है तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हम पता करते हैं। तो ये इस तरह से हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। तो मैनेजमेंट में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं या इसके रिस्क फैक्टर के अंतर्गत जो लोग आते हैं, उनको डाइट में फैटी चीज़ें कम से कम लेनी चाहिए। अगर लेते भी हैं तो आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लें, जैसे कि सोयाबीन का तेल हो सकता है, ले सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप फाइबरस चीज़ें ज़्यादा लें, सलाद वगैरह का यूज़ प्रॉपर करें। अगर आप डायबिटीज़ हैं तो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, उसको रेगुलेट करते रहें, नियमित चेकअप कराते रहें। इसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन है तो उसको मेंटेन रखें, BP बढ़ने ना दें। कोलेस्ट्रॉल अगर है तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखें। इसके साथ साथ अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो इस तरह के जो रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट होते हैं या लोग जो होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है। नियमित एक्सरसाइज करें, माइल्ड वाली एक्सरसाइज, बहुत स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज नहीं करनी होती इस तरह के पेशेंट्स को, या इस तरह के जो रिस्क फैक्टर वाले व्यक्ति होते हैं उनको। नियमित आधे घंटे की एक मॉर्निंग वॉक होनी चाहिए, वो नियमित रूप से करनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये था इसका मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अब प्राइमरी लेवल पर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ऐसे लोग जो दूर दराज गांव में रहते हैं तो उनके पास कुछ मेडिसिन्स हैं जो होनी चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं। उसी में एक मेडिसिन है एस्प्रिन, सबके पास होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। एक टैबलेट है नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी सबके घर में होनी चाहिए। ये जो मेडिसिन होती हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को जीभ के नीचे रखा जाता है जब इस तरह के सिम्टम हो जो मेंशन किया गया। इसके साथ साथ एक मैनेजमेंट है, वो है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ये हार्ट को रीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया होती है। कैसे करते हैं इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हर व्यक्ति को आना चाहिए, कॉमन प्रक्रिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक के बाद जो फर्स्ट आवर होता है, पहला घंटा होता है, उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। यानी कि इस 1 घंटे के अंदर मरीज को आप हॉस्पिटल में पहुंचा दें तो फिर उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आप फाइब्रोनेटिक्स का यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में, बाद में एंजियोप्लास्टी करते हैं, बैलेनोप्लास्टी करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं जिसको हम हॉस्पिटल में परफॉर्म करते हैं। ये तभी कारगर हैं जब आप मरीज को 1 घंटे के अंदर पहुंचा देंगे हॉस्पिटल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हार्ट अटैक के विषय में, मायोकार्डियल इंफॉक्शन के विषय में।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंच सके। एक बात का और ख्याल रखें कि कोई भी दवा बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना यूज करें। पहले उसको आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कई बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत।